NAFLD नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, जैसे कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है नॉन अल्कोहलिक, यानी ये अल्कोहल कंजप्शन की वजह से नहीं है। फैटी लिवर डिजीज, लीवर में फैट अकोमुलेशन है लेकिन अल्कोहल कंजप्शन की वजह से नहीं है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। NAFLD वर्ल्ड वाइड लीवर की मोस्ट कॉमन कंडीशन है। NAFLD ज़्यादातर मेटाबॉलिक सिंड्रोम की वजह से होता है। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है? मेटाबॉलिक सिंड्रोम ऐसे रिस्क फैक्टर्स का कम्बिनेशन है जिसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होने के साथ साथ डायबिटीज़ और स्ट्रोक के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। So, अकॉर्डिंग टू नेशनल हार्ट, लंग एंड ब्लड इंस्टीट्यूट, मेटाबॉलिक सिंड्रोम में कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं? सबसे पहला है एब्डोमिनल ओबेसिटी। अगर वेस्ट सरकमफ्रेंस मोर देन 35 इंचेस है इन वुमेन और मोर देन 40 इंचेस है इन मेन, तो उसे हम एक रिस्क फैक्टर कंसिडर करते हैं जिसकी वजह से मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है। सेकंड, हाई ब्लड प्रेशर। नॉर्मली जो ब्लड प्रेशर रहता है 120/80 रहता है, लेकिन अगर 130/80 होता है या इससे ज़्यादा होता है, ये भी एक रिस्क फैक्टर है जो कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम में इंक्लूडेड है। थर्ड, इम्पेयर्ड फास्टिंग ब्लड शुगर। अगर फास्टिंग ब्लड शुगर, खाली पेट ब्लड शुगर जो है 100 mg/dl है या उससे ज़्यादा है, इसे भी इंक्लूड किया गया रिस्क फैक्टर में। फोर्थ, हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल। ट्राइग्लिसराइड एक तरह का फैट है जो कि ब्लड में प्रेजेंट होता है, तो इसकी वैल्यू अगर मोर देन 150 mg/dl होती है, ये भी एक रिस्क फैक्टर है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन अगर कम हो जाता है, HDL जिसे कि हम गुड कोलेस्ट्रॉल मानते हैं, अगर इसकी वैल्यू मेन में लेस देन 40 mg/dl होती है और वुमेन में लेस देन 50 mg/dl होती है, ये भी एक रिस्क फैक्टर कंसिडर किया जाता है जिसकी वजह से मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकता है और फर्दर मेटाबॉलिक सिंड्रोम की वजह से NAFLD पेशेंट्स को हो सकता है। लिवर हमारी बॉडी का सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन है, लार्जेस्ट ग्लैंड भी है हमारी बॉडी की। इसका जो वेट रहता है अप्रॉक्सीमेटली 1500 ग्राम्स रहता है। जो मेन फंक्शन है लिवर का वो मेटाबॉलिज्म है, ये हमारा खाना पचाता है। तो मेटाबॉलिज्म की वजह से ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस करवाता है। एनर्जी रेगुलेशन मेनली जो है इसका मेन फंक्शन है। नॉर्मली जो लिवर है अपने पास फैट स्टोर करके नहीं रखता है एनर्जी के लिए, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से लिवर में फैट स्टोर हो सकता है, जैसे ज़्यादा खाना खाने की वजह से, रिक्वायरमेंट से ज़्यादा अगर कोई खा रहा है उसकी वजह से लिवर में फैट स्टोर होना शुरू हो सकता है। अगर ये फैट स्टोरेज जो है लिवर में मोर देन 5% होती है, उस कंडीशन को हम NAFLD नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज बोलते हैं। बट एक्सेप्ट मेडिकेशन एंड इंक्रीज्ड अल्कोहल कंजप्शन, NAFLD में हम मेडिकेशन या अल्कोहल कंजप्शन को कॉज नहीं कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट, रिस्क फैक्टर्स। NAFLD नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज के कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं? तो मोस्ट ऑफ द केसेस देखने को मिलते हैं वो लोग जो कि कैलोरी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा कैलोरी इनटेक करते हैं। बॉडी की नीड कम है, लाइक 2000 कैलोरीज है, लेकिन जो पर्सन है वो 2000 से ज़्यादा कैलोरी इनटेक कर रहा है। इसके अलावा अगर सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उसकी वजह से NAFLD होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ज़्यादातर केसेस में ओबेसिटी या ओवरवेट के साथ NAFLD देखने को मिला है। मैक्सिमम केसेस में एब्डोमिनल ओबेसिटी आपको देखने को मिलेगी NAFLD के केसेस में। इसके अलावा रिस्क फैक्टर्स में टाइप 2 डायबिटीज़ है अगर किसी को, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, जेनेटिक हिस्ट्री है अगर किसी की, जेनेटिक फैक्टर इंक्लूडेड है इसमें, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है, PCOD है या फिर हाइपोथायराइडिज्म है, जिन सब की वजह से मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। इन सारी कंडीशंस में या फिर कैलोरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, उस केसेस में आपको NAFLD देखने को मिल सकता है। अगर ओवरऑल कंसिडर किया जाए फैटी लिवर के बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, लेकिन NAFLD डायग्नोज करने से पहले आपको बाकी सारे फैक्टर जो हैं इसमें से एक्सक्लूड करने होंगे, जैसे कि अल्कोहल कंजप्शन है। फैटी लिवर का मोस्ट कॉमन कॉज अल्कोहल कंजप्शन ही है, लेकिन नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर में हम इस कंडीशन को कंसिडर नहीं करते हैं। इसके अलावा अगर पेशेंट मेडिकेशन पे है, जैसे अमाइड्रोन, मेथोट्रेक्सेट, टेमोक्सिफेन, स्टेरॉइड, वेलपोरेट, एंटी रिट्रोवायरल मेडिसिन, जिनकी वजह से फैटी लिवर हुआ है, वो भी हम NAFLD में कंसिडर नहीं करते हैं। इसके अलावा हेपेटाइटिस C है पेशेंट को, विल्सन्स डिजीज़ है, स्टार्वेशन है, एक्यूट फैटी लिवर इन प्रेगनेंसी, अगर ये सारी कंडीशंस हैं तो NAFLD डायग्नोज करने से पहले ये सारी कंडीशंस को हमें एक्सक्लूड करना है
उसके बाद जो भी रिस्क फैक्टर्स हैं जो अभी हमने देखे, अगर वो प्रेजेंट हैं तो उन केसेस में एनएफएलडी हो सकता है। नेक्स्ट, पैथोफिजियोलॉजी। अगर लिवर में फैट एक्स्ट्रा डिपॉजिट हो रहा है और वो हार्मफुल नहीं है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं आइसोलेटेड फैटी लिवर या फिर नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। इसमें हम डिजीज वर्ड इंक्लूड नहीं करते हैं, लेकिन फैट अकमुलेशन होती जा रही है, उसका अमाउंट बढ़ता जा रहा है और मोर देन 5% फैट लिवर में अकमुलेट हो गया, स्टोर हो गया, उस कंडीशन को हम बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। जो ये फैट है, फैट ड्रॉपलेट्स हैं जो कि लिवर में अकमुलेट हो रहे हैं, फर्दर ये लिवर के सेल्स को डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से लिवर के सेल्स जो है उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है, जिस वजह से हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और इम्यून सिस्टम एक्टिवेट करके होके जो लिवर है उसमें इन्फ्लामेशन कर देता है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं नैश, नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस। स्टेटो वर्ड जो है हम फैट के लिए यूज़ करते हैं, हेपेटाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ द लिवर। तो अगर फैट की वजह से लिवर में इन्फ्लामेशन हो रही है, वो कंडीशन नैश है। अब इस यहाँ तक जो लिवर है वो खुद को रिपेयर करता रहता है, वो कोशिश करेगा कि मैं नए सेल्स फिर से बनाऊं, जो लिवर है रीजनरेट कर सकता है। तो लिवर ट्राई करता है कि मैं खुद को रिपेयर करूं या जो भी जो अकमुलेट हो गया है डेड टिश्यूज को रिमूव करूं, जो भी डैमेज हो गया उसको क्लीन अप करूं। लेकिन अगर जो डैमेज लेवल है इस एक्सटेंट तक पहुंच गया है कि लिवर खुद को रीजनरेट नहीं कर पा रहा है, खुद को क्लीन अप नहीं कर पा रहा है, उसके बाद लिवर में स्कारिंग होना शुरू हो जाती है, स्कार बनने शुरू हो जाते हैं। उस कंडीशन को हम बोलते हैं फाइब्रोसिस। और अगर स्कार का लेवल बढ़ता जाता है तो स्कारिंग ऑफ लिवर में एक्सटेंट लेवल तक जो कंडीशन आती है वो हमारे पास आती है लिवर सिरोसिस। लिवर सिरोसिस के बाद भी अगर लिवर डैमेज हो रहा है तो फर्दर लिवर फेलियर की कंडीशन डेवलप हो सकती है और कुछ केसेस में हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा यानी कि लिवर कैंसर भी पेशेंट्स को हो सकता है। एनएफएलडी के केस में आपको फर्दर कंसिक्वेंसेस क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। तो जैसा हमने देखा कि लिवर में इन्फ्लामेशन हो रही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्ट्रेस पाथवेज जो हैं वो एक्टिवेट होंगे, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, हिपैटोसेलुलर लिपिड्स जो हैं वो कमुलेट होंगे, उसकी वजह से फर्दर इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी। अब इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो ग्लूकोज को सेल में लेके जाता है और एनर्जी के लिए एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इस केस में क्या हो रहा है? इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही है। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है? इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब है कि जो लिवर के सेल्स हैं और बॉडी के सेल्स हैं वो इंसुलिन के लिए लेस सेंसिटिव हो रहे हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन अपना काम नहीं कर पा रहा है। तो इंसुलिन का फंक्शन है कि ग्लूकोज को ब्लड से लेके जाएगा सेल में, लेकिन इस केस में अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है उस वजह से ग्लूकोज ब्लड में रहेगा और ब्लड में उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। ब्लड में कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी जिस वजह से पैनक्रियाज को मैसेज जाएगा कि इंसुलिन सफिशिएंट नहीं है। तो पैनक्रियाज अपनी तरफ से इंसुलिन की प्रोडक्शन इंक्रीज कर देगा। इंसुलिन जो है पैनक्रियाज के बीटा सेल्स बनाते हैं, लेकिन जब पैनक्रियाज में इंसुलिन नहीं बना पाएगा उस वजह से ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होने की वजह से पेशेंट में आपको टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो ट्राइग्लिसराइड था उसका लेवल ज़्यादा था और एचडीएल जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल इन पेशेंट में कम है। अब ट्राइग्लिसराइड का ज़्यादा होना और एचडीएल का कम होना, इस वजह से आपको देखने को मिलेगा कि जो ब्लड वेसल है उसकी वॉल डैमेज हो रही है। ट्राइग्लिसराइड, इंक्रीज्ड ट्राइग्लिसराइड जो है वो ब्लड वेसल की वॉल को डैमेज करता है। इसके साथ साथ जो हार्ट मसल्स हैं वो भी अफेक्ट होंगी और हार्ट मसल्स में जो हार्ट रिदम रेगुलेट करने वाला सिस्टम है, एसए नोड है, एवी नोड है, परकिंजे फाइबर्स हैं, वो सारे भी डैमेज होंगे। और जो मिनरल डिपॉजिट है या फिर हम बोल सकते हैं कि कैल्सिफिकेशन जो है वो ब्लड वेसल्स में होना शुरू हो जाएगी, प्लाक बनने शुरू हो जाएंगे और वो फर्दर अर्थरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अलावा अदर टाइप के कैंसर होने का खतरा भी पेशेंट में बढ़ जाता है, जैसे कि बॉबल कैंसर है या फिर जो किडनी की प्रॉब्लम्स है वो ज़्यादा पेशेंट में आने शुरू हो जाएंगी। सो एनएफएलडी के केस में आपको क्या क्या सिम्टम्स पेशेंट में देखने को मिलेंगे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या क्या रहेंगी। अगर इनिशियल स्टेज है, एनएफएलडी स्टेज 1 है, तो पेशेंट मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, उनमें कोई भी सिम्टम आपको नहीं देखने को मिल सकता है। लेकिन जैसे जैसे डिजीज़ प्रोग्रेस करेगा वैसे वैसे सिम्टम्स पेशेंट में आने शुरू हो जाएंगे। फटीग रहेगी, पेशेंट को थकान रहेगी। इसके अलावा जो लिवर की लोकेशन है राइट अपर क्वाड्रेंट, वहाँ पे पेशेंट को माइल्ड पेन हो सकता है, डिस्कम्फर्ट हो सकता है।
पैरिंग ऑफ लिवर या फाइब्रोसिस ऑफ लिवर के बाद आपको ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं, जैसे अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस आपको पेशेंट में देखने को मिलेगा। जॉन्डिस के साइन देखने को मिल सकते हैं, येलोइश स्किन देखने को मिलेगी, स्क्लेरा येलो कलर का हो सकता है। इसके अलावा इची स्किन हो सकती है, पेशेंट में एडिमा आपको देखने को मिल सकता है, लेग्स में एडिमा हो सकता है, असाइटिस हो सकता है पेशेंट को। एनएफएलडी का डायग्नोस हम कैसे करेंगे? मोस्टली पेशेंट जिनमें रिस्क फैक्टर है, जैसे टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेज़ हैं, ओबेसिटी है, पर्टिकुलरली अगर एब्डोमिनल ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन है, सीरम लिपिड लेवल हाई रहते हैं, फास्टिंग ग्लूकोज लेवल हाई रहता है, उन पेशेंट में आप स्क्रीनिंग कर सकते हैं ताकि वो फर्दर स्टेज में जाएँ ही ना। स्क्रीनिंग के लिए आप लीवर फंक्शन टेस्ट कर सकते हैं, जिसमें कि हम लीवर की एंजाइम्स का लेवल देखेंगे, एसजीओटी, एचटीपीटी का लेवल देखेंगे। एसजीपीटी मेनली फर्स्ट इंडिकेशन है। एसजीपीटी को हम एलिनिन अमीनो ट्रांसफेरेज भी बोलते हैं, एएलटी भी बोलते हैं। इसका नॉर्मल वैल्यू रहता है 4 टू 36 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। अगर इससे ऊपर जाता है तो ये इंडिकेशन हो सकती है कि पेशेंट को एनएफएलडी कंडीशन है। इसके अलावा लिवर का अल्ट्रासाउंड आप करवा सकते हैं पेशेंट का। लिवर अल्ट्रासाउंड में आपको लिवर का साइज इंक्रीज्ड देखने को मिलेगा और जो लिवर है वो ब्राइट अपीयर होगा ड्यू टू इंक्रीज्ड इकोजेनिसिटी। फाइब्रोस्कैन हम डायग्नोसिस के लिए कर सकते हैं। ट्रांजिएंट इलास्टोग्राफी जिसे हम बोलते हैं। ट्रांजिएंट इलास्टोग्राफी के लिए जो डिवाइस यूज़ होता है उसका नाम फाइब्रोस्कैन है। ये एक तरह का नॉन इन्वेजिव अल्ट्रासाउंड बेस्ड टेस्ट है। इसमें हम देखते हैं कि पेशेंट का जो लिवर है उसमें कितनी स्टिफनेस है या जो फैटी डिपॉजिट है उसका लेवल मेजर करने के लिए हम फाइब्रोस्कैन कर सकते हैं। सीटी स्कैन, एमआरआई भी आप करवा सकते हैं। जनरली जो एमआरआई है वो ज़्यादा एक्यूरेट कंसिडर किया जाता है, क्योंकि एमआरआई से हम माइल्ड स्टेटोसिस का भी पता लगा सकते हैं, जो कि सीटी स्कैन से उतना एक्यूरेटली पता नहीं चलता है। नेक्स्ट, एमआरआई स्पेक्ट्रोस्कोपी हाईली एक्यूरेट मेथड है, नॉन इन्वेजिव मेथड है। इससे भी आप लीवर के फैट का कंटेंट जो है वो आप क्वांटिफाई कर सकते हैं एनएफएलडी के केस में। एडवांस स्टेजेस में फाइनल डायग्नोसिस के लिए हम लिवर बायोप्सी परफॉर्म कर सकते हैं। एक स्केल भी हम यूज़ करते हैं, एनएफएलडी फाइब्रोसिस स्कोर स्केल। इसमें 6 कंपोनेंट्स हैं, एज, बीएमआई, लिवर एंजाइम्स, प्लेटलेट्स, एल्बुमिन एंड डायबिटीज ब्लड शुगर। तो इस केस में जो स्कोर है उसके बेस पे हम प्रोबेबिलिटी देखते हैं कि पेशेंट में फाइब्रोसिस की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अगर स्कोर जो है वो लेस देन -1.455 है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि लो प्रोबेबिलिटी है। अगर -1.455 टू 0.676 है तो ये इंटरमीडिएट स्कोर है, ये इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी है कि फाइब्रोसिस हो सकती है। अगर मोर देन 0.676 स्कोर है तो ये हाई प्रोबेबिलिटी शो कर रहा है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट ऑफ एनएफएलडी। सबसे पहले नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, तो इसमें डाइट और वेट लॉस मेन रहता है। तो डाइट में आपने कैलोरी कैलकुलेट करनी है अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स वेट एंड हाइट। तो जितनी भी कैलोरी रिक्वायरमेंट है उससे 25% कैलोरीज आपने पेशेंट को लेस देनी है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर पेशेंट की रिक्वायरमेंट 2000 किलो कैलोरीज है तो आप उसमें 500 किलो कैलोरीज पेशेंट को कम देंगे। कैलोरीज कम करने से या वेट लॉस करने से पेशेंट का जो लिवर हेल्थ है वो इम्प्रूव होगा। इसके अलावा डाइट में कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे पेशेंट को फ्रक्टोज या ऐसे फूड जिनसे शुगर लेवल एकदम से स्पाइक होता है वो अवॉइड करने हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स अवॉइड करनी है। फास्ट फूड, ऑयली फूड पेशेंट को अवॉइड करने के लिए बोलना है। डाइट में इंक्लूड क्या कर सकते हैं? ओमेगा 3, ओमेगा 6 पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके सोर्सेस सनफ्लावर ऑयल, वॉलनट, सनफ्लावर सीड्स, मीट, पोल्ट्री, एग्स, फिश, ये सब पेशेंट के डाइट में इंक्लूड किया जा सकता है। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज करनी है पेशेंट की, जिससे वेट लॉस प्रमोट हो। 150 मिनट्स अब एक पेशेंट मॉडरेट इंटेंसिटी में फिजिकल एक्टिविटी कर सकता है, या फिर 30 टू 45 मिनट्स के लिए ईच डे ब्रिस्क वॉक के लिए एडवाइस कर सकते हैं। नेक्स्ट, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। विटामिन ई पेशेंट को दिया जा सकता है। विटामिन ई पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है, लिवर का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिड्यूस करने में हेल्प करता है और लिवर की कंडीशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। इसकी डोज 800 इंटरनेशनल यूनिट्स डेली पेशेंट की लिवर हेल्थ को इम्प्रूव कर सकती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करता है, फैट मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव करता है और लिवर को डिटॉक्सिफाई करता है। नेक्स्ट ड्रग है अर्सोडिऑक्सीकॉलिक एसिड। ये लिवर सेल्स के डैमेज को रिड्यूस करवाता है, इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करवाता है और फाइब्रोसिस को भी रिड्यूस करवाता है।
मेटफॉर्मिन स्टैटिन्स आप पेशेंट को दे सकते हैं। जो मेटफॉर्मिन है ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है, तो पेशेंट में टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके अलावा जो मेटफॉर्मिन है ये हिपैटिक फैट अकमुलेशन को भी रिड्यूस करता है। स्टैटिन भी इस केस में हेल्पफुल हो सकते हैं। नेक्स्ट ड्रग है ऑर्लिस्टैट। ऑर्लिस्टैट वेट लॉस में हेल्प करता है और इंटेस्टाइनल फैट एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करता है। जो हमारा फैट है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होते हैं। तो ऑर्लिस्टैट जो है वो फैट एब्जॉर्प्शन को कम करता है इंटेस्टाइन से। नेक्स्ट ड्रग है सिलिमैरिन। सिलिमैरिन हर्बल प्रोडक्ट है, हिपैटोप्रोटेक्टिव ड्रग है और एंटी इन्फ्लेमेटरी है। इन केस ऑफ एनएफएलडी कुछ इमरजेंसी ड्रग्स भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि ओबेटिकॉलिक एसिड, ये इन्फ्लेमेशन और फाइब्रोसिस को लिवर में रिड्यूस करता है। नेक्स्ट एलाफेब्रिनोल, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करता है, जो लिपिड लेवल्स हैं उनको नॉर्मलाइज करता है और लिवर में इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। नेक्स्ट DPP-4 इनिबिटर, ये लिवर एंजाइम्स के लेवल को इम्प्रूव करता है और हिपैटिक स्टेटोसिस को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। एनएफएलडी के केस में सर्जिकल मैनेजमेंट क्या क्या हो सकती है? जो सीवियरली ओबीज पेशेंट हैं उन्हें बेरियाट्रिक सर्जरीज परफॉर्म की जाती हैं। ये ऐसी सर्जरीज हैं जो पेशेंट में वेट लॉस के लिए की जाती हैं। इस केस में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उनको मॉडिफाई किया जाता है ताकि पेशेंट का जो वेट लॉस है वो करवाया जा सके। फॉर एन एग्जांपल पेशेंट का स्टमक साइज रिड्यूस किया जाता है या फिर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके कुछ पोर्शन को बाईपास कर दिया जाएगा ताकि एब्जॉर्प्शन ही ना हो फैट का, या फिर गैस्ट्रिक बेंडिंग एक एग्जांपल है जो कि फैट लॉस या वेट लॉस में हेल्प कर सकता है। सीवियर केसेस जैसे कि लिवर सिरोसिस, लिवर फेलियर और लिवर कैंसर के केस में लास्ट ऑप्शन है हमारे पास लिवर ट्रांसप्लांट।